राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री विनोद शर्मा जी, सैमसंग के सीईओ श्री जेबी पार्क, कॉर्पोरेट वीसी श्री मिस्टर एसपी चुन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सैमसंग ESSCI MSD और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य तकनीकी संस्थानों से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी युवा साथियों, सैमसंग इनोवेशन कैंपस फेज 3 के लिए सैमसंग और अन्य संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उत्साही युवाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपने CSR फंड के सहयोग से सैमसंग ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। मैं इसके लिए सैमसंग इनोवेशन कैंपस को और सैमसंग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि अब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लीडरशिप यही होती है जो अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से उस देश के परसेप्शन को बदलने की सामर्थ्य रखता हो। 2014 के पहले का भारत पहचान के संकट से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार हो चुका था। दुनिया के अंदर सम्मान समाप्त हो। हमारे युवा अपनी एक पहचान के लिए मोहताज हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा वर्षों में अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने भारत की पहचान को
वैश्विक स्तर पर न केवल करने में सफलता प्राप्त की है, प्रधानमंत्री की स्कीम ने, स्टैंड अप की स्कीम ने, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान ने भारत को एक नई पहचान भी दी, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में भी मदद की है। यह अचानक नहीं हुआ, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए और उसी को और भी सहजता के साथ, सरलता के साथ आगे बढ़ाने में हम कैसी मदद करें, इसके लिए नीप 2020 एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। लेकिन संस्थाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे संस्थान इसको समयबद्ध तरीके से अपने यहां लागू तो करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने 150 से अधिक आईटीआई को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज न केवल वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। यह जो इनोवेशन कैंपस है, वास्तव में तकनीक कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने में योगदान दे सकती है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय की मांग भी है। सुविधाएं पहले से, सब कुछ एक साथ है, लेकिन इसको ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप तैयार कर रखना, उसके अनुरूप बना देना, और ये तकनीक इसमें बड़ी सहायक हो सकती है। मैं भी देख रहा था जब इस कार्यक्रम में आने के पूर्व बहुत सारे युवा ऐसे थे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी से जुड़े हुए युवा भी थे और आईटीएम गीडा से भी जुड़े हुए युवा थे, जिन्होंने अपने इनोवेशन को वहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और यह एक अच्छी शुरुआत है। अक्सर होता क्या है, हमारी एक आदत बन गई है व्यवस्था को कोसना। हमारे कार्य के लिए सरकार को दोषी देते हैं, सिस्टम की खामी को उजागर करने का प्रयास करते हैं, अपनी कमियों को न देख करके हम दूसरों की कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है, वो समस्या असाध्य हो जाती है, कभी उसका समाधान नहीं होता। समाधान का रास्ता निकालने के लिए याद करना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग होता है हम समाधान पे पहुंचे, और एक होता है हम पलायन की ओर कहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समस्या समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी, और तो फिर आप समस्या
को ही समस्या मान करके दोषों को कोसते रहिए। कभी आप समाधान तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं ही पलायन कर जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम समस्या पे चर्चा करते हैं, समाधान की दिशा में नहीं। और जीवन में सफलता का मार्ग समाधान से होता है, समस्या से नहीं होता। अक्सर होता क्या है, हम जाम की समस्या पे चर्चा करते हैं कि जाम है, लेकिन हमें अवसर मिलता है तो हम ट्रैफिक के नियमों का स्वयं उल्लंघन करते हैं। ये ट्रैफिक के नियम आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं। हेलमेट नहीं पहनते लोग, कार में बैठेंगे सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, बाइक चलाएंगे तो कान में ईयरफोन लगा करके चलेंगे, या अपनी कार भी चला रहे हैं ड्राइविंग सीट पर बैठ करके और रवि किशन की तरह गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना बजते हुए चल रहे हैं। समस्या क्या होती है कि पीछे वाला हॉर्न बजाए जा रहा है और आप एक जगह खड़े हैं, आपको पता ही नहीं कि आप चल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, गाना सुनने में मस्त हैं और जाम पीछे लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। यानी ये एक समझ, ये मैं उस सच्चाई को, और जब भी आप उसकी चपेट में आते हैं तो आप भी सोचते हुए दिखाई देते हैं साहब जाम हो गया। अक्सर आप देखते होंगे ये चीजें हमें बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करती हैं कि ट्रैफिक के नियम का पालन न केवल हमारे लिए आसान बन सकता है मार्ग, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि कहीं जाम लगे। आखिर कोई तो है उस भीड़ का हिस्सा जो उस जाम का कारक है, कोई तो है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलेगा। और हम तो इस बात को देखते हैं, जब चालान भी होता है वो सबसे पहले लड़ने के लिए आते हैं, कहते हैं साहब ये सब मेरा क्यों हो गया। भाई उल्लंघन तुम कर रहे हो तो चालान किसका होगा। लेकिन उसमें भी हम व्यवस्था के साथ जुड़ करके काम करने को तैयार नहीं। दूसरा है, आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और वह है पर्यावरण की समस्या का। दिल्ली के बारे में आपने देखा है, इस समय एकदम गैस चेंबर बना हुआ है। जिन लोगों में श्वास की समस्या होती है वे लोग आज के समय में दिल्ली के अंदर रहना, उनके लिए चिकित्सकों ने कह रखा है कि भाई वे बाहर ना निकलें। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर कोई तो पराली जला रहा होगा, किसी ने समस्या खड़ी की होगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, ये जानते हुए कि इस पराली से या जो कूड़ा आप जला रहे हैं, इस कूड़े से जो भी गैस निकलेगी एक खतरनाक गैस होगी और वह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाएगी। पर्यावरण का पार्ट आप भी हैं, जलाने वाला भी है, हर जीव और जंतु है, लेकिन उस सब के बावजूद भी लोग कूड़ा जलाते हैं। अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंकते हैं, नालियों में फेंकते हैं, पराली पे आग लगाते हैं। परिणाम क्या है?
दिल्ली जैसे सिटी एक गैस चैम्बर में बंद करके लोगों के स्वास्थ्य पर और खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है। अन्य दैनिक जीवन में आने वाली वे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने हमेशा इस प्रकार की एक चुनौती देती है। इनके समाधान का मार्ग भी है। मैं देख रहा था ट्रैफिक सिग्नल कैसे होने चाहिए। सड़क में अगर किन्हीं कारणों से गड्ढा हो गया है तो उसके बारे में भी अलर्ट की व्यवस्था। कुछ युवाओं ने इसमें प्रयास प्रारंभ किया है। पुराने समय में आप देखते होंगे गांवों में पूरा गांव मिलकर के या पूरा कस्बा मिलकर के अपने यहां स्वयं सफाई करता था। कूड़ा कोई इकट्ठा हुआ, प्लास्टिक था नहीं, तो जो कूड़ा होता था उसके लिए खाद का गड्ढा होता था, वहीं पे इकट्ठा करते थे और वह बाद में कंपोस्ट बन जाता था। फिर उसको खेतों में डाल देते थे तो खेत की उर्वरता भी बन पड़ती थी और साथ साथ कूड़ा प्रबंधन की समस्या का समाधान भी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सबके सहयोग से संपन्न होता था। वे लोग व्यवस्था को कोसते नहीं थे, वे सिस्टम को गाली नहीं देते थे, लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरी व्यवस्था चलती थी। और याद रखना, जब भी समाज लीड करता है तो वही प्रोग्रेस भी करता है। जब भी वह सरकार पर निर्भरता उसकी ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाता है, यानी उसी पे निर्भरता उसकी हो जाती है, वो पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस आपको स्वावलंबन के मार्ग पर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में है, एक प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म इस बात को लेकर के कि आप इसके माध्यम से स्वयं का एक स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। आज केंद्र और राज्य की सरकार स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बहुत सारा सहयोग कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया है, जो लड़के, जो युवा इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपस में सहयोग बने, कोलैबोरेशन हो और उसके माध्यम से युवाओं को वहां पर इंटर्नशिप करने का एक अवसर प्राप्त हो। क्योंकि अक्सर होता है, आप अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो आपका एक प्रकार का थ्योरेटिकल नॉलेज होता था। लेकिन आपने इस इनोवेशन कैंपस में आपने देखा होगा, यहां पे आपको प्रैक्टिकली एआई के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, बिग डाटा के बारे में उसका प्रयोग करते हुए आप देखे गए होंगे। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आपने, उसका व्यावहारिक स्वरूप आपने यहां पे देखा है। यह जो व्यावहारिक स्वरूप है, यही आपके जीवन में उपयोगी होने वाला है। क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते व्यक्ति की समझ में कम आता है, लेकिन जब उसी का व्यावहारिक स्वरूप देखता है तो बहुत आसानी के साथ उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रख करके कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जुड़ाव हो, हमारा युवा जुड़े, ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए तो ये गौरव की बात होनी चाहिए कि जब दुनिया के अंदर बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है, सबसे युवा राज्य है। यानी हमारी जो कुल आबादी है, उस आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, युवाओं की है, कार्य करने की सामर्थ्य रखती है। अगर वह इस प्रकार के प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके
अपने आप को तैयार करती है तो यह भी अर्थव्यवस्था को भी और प्रत्येक नागरिक के स्वावलंबन को भी आगे बढ़ाने में मदद करती है। और इस हमारा युवा इस आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके, उसके बारे में जानकारी ले सके, इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने निर्णय लिया स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सैमसंग भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़ी कंपनियों में से एक है और उत्तर प्रदेश के अंदर तो सैमसंग का जो निवेश है वह उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी सैमसंग दुनिया के अंदर काम करता है। स्वाभाविक रूप से सैमसंग का जो कार्य है वह टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी बन सकती है और कैसे हम टेक्नोलॉजी को समय से आगे बढ़ाएंगे, कैसे वह हमारे जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है और कैसे हम अपने व्यवसाय को भी और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। और उत्तर प्रदेश में आप जैसे युवाओं के लिए अवसर इसलिए भी है, याद रखना भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने वाला देश है। सबसे अधिक लोग भारत के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं और भारत के अंदर कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के अंदर जितने भी बन रहे हैं उनमें 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और इसलिए आप जैसे युवाओं के लिए इस फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, हम इस दिशा में कैसे अपने आप को तैयार कर सकें और ये डे टू डे के कार्यों को भी कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी आसान बना सकें, इस दिशा में और भी इनोवेशन की आवश्यकता है। याद करना, दुनिया के अंदर महाशक्ति वही बना है जहां के युवा इनोवेशन पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। जितना अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगा, आगे चलेगा, उतने अच्छे परिणाम और उतनी बड़ी ताकत के रूप में वह देश और समाज आगे बढ़ेगा। हमें आज के इस अवसर पर इस प्रकार के अभियान को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लिए सैमसंग इंडिया को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय को और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश को इस कैंपस के माध्यम से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारे युवाओं को जोड़ने का काम किया है। अच्छा होगा, हमें देखना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ इन युवाओं को जोड़ने की कार्रवाई, और दूसरा इन युवाओं के लिए कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से इन्हें आगे अच्छा पैकेज प्राप्त हो सके जिससे ये लोग अपने बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें या स्टार्टअप की संस्कृति को और प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में ये युवा किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एक बार फिर से सैमसंग इनोवेशन कैंपस के आज के इस कॉन्वोकेशन में, 3rd फेज के कॉन्वोकेशन में उपस्थित सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। आने वाला भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप इसको सकारात्मक दिशा में एक विकसित भारत के निर्माण में इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से आगे कर सकें, इस विश्वास के साथ मैं सैमसंग को इस इनोवेशन कैंपस के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बांटे हैं प्रमाण पत्र। 1600 छात्रों को
सीएम की तरफ से प्रमाण पत्र दिए गए हैं। देखिए, रोजी रोजगार को लेकर लगातार युवाओं में सरकार ने कहा है कि आप रोजी रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो बेहतर नतीजे लेकर आ रहा है युवाओं के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नियुक्ति पत्र अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आईटी हो या बाकी क्षेत्र हो, वहां पर किस तरह से रोजी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए लगातार काम भी कर रही है।